हाय, वेलकम दोस्तों। आज हम अ क्लेवर थीफ मूवी देखने जा रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी एक बड़े रेगिस्तान के बीच से शुरू होती है। एक शानदार ट्रेन रेत पर तेजी से दौड़ रही है। ट्रेन में एक कीमती ताज है, इंग्लैंड की रानी का शाही खजाना। रानी भी अपने पोते पोतियों के साथ ट्रेन में सफर कर रही हैं। उनके साथ खेलते हुए वह एक शाही गार्ड को एक सीरियस इंस्ट्रक्शन देती हैं, अपनी नजर ताज पर रखना। गार्ड कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, इसे कोई नहीं देख सकता मैडम। जिस पर रानी शांति से कहती हैं, अगर तुम यहाँ से आसमान देख सकते हो तो कोई आसमान से ताज भी देख सकता है। फिर वह चली जाती हैं। उसी पल ट्रेन के ऊपर आसमान से कोई गिरता है। ये कोई पक्षी या प्लेन नहीं है, ये दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट चालाक चोर है आर्यन, जिसे मिस्टर ए के नाम से भी जाना जाता है। शांत, फोकस्ड और स्टाइलिश, वह एक परछाई की तरह पैराशूट से नीचे उतरता है। ट्रेन में रानी अपने पोते पोतियों के साथ लुका छिपी खेल रही हैं। खोजते हुए वह गार्ड्स को पार करते हुए उस कमरे में घुस जाती हैं, जहां ताज रखा है। कुछ मिनट बाद वह फिर से लौटती है, लेकिन कुछ अजीब है। गार्ड हैरान रह जाते हैं। आप अभी अंदर गईं, मैडम, उनमें से एक कंफ्यूजन में कहता है। वे क्राउन चेक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वह गायब है। बस एक सिंबल बचा है। लेटर आ को उस जगह पर पंच किया गया है जहां क्राउन हुआ करता था। पता चलता है कि जो क्वीन अंदर आई है वह असली क्वीन नहीं है, वह मिस्टर है जो भेष बदल कर आया है। वह अपना मास्क उतारता है और चलती ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है। गार्ड उसका पीछा करते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन मिस्टर के पास एक सीक्रेट वेपन है, एक रोबोटिक सैंडबोर्ड। वह ट्रेन से कूदता है, रेगिस्तान में एक चील की तरह ग्लाइड करता है और रेगिस्तान में गायब हो जाता है। उसके भागने के तुरंत बाद हमें एक शानदार डांस नंबर देखने को मिलता है। यहीं पर आर्यन का रोल करने वाले ऋतिक रोशन सच में चमकते हैं। इस डांस का नाम धूम अगेन। और यकीन मानिए, अगर आपको डांस करना पसंद है तो यह जरूर देखें। अब हम पुलिस अधिकारी मोनाली से मिलते हैं, जो मामले की जांच कर रही है। वह तथ्यों को सामने रखती है। मुकुट चोरी हो गया था, वो कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई सबूत नहीं, केवल एक प्रतीक था। ये स्पष्ट करता है ये चोर बहुत चालाक है। जय दीक्षित, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बल में सबसे अच्छे विचारकों में से एक, हस्तक्षेप करते हैं। वह आगे बढ़ता है और कहता है, यह आदमी पैसे के लिए चोरी नहीं करता है। वह जो भी वस्तु लेता है वह अमूल्य है, इतिहास से भरा है, न कि केवल मूल्य से। वह चोरी के पीछे एक पैटर्न की खोज शुरू करता है। लंदन में एक हीरा, इस्तांबुल में एक शाही मुकुट, पेरिस में एक प्रसिद्ध पेंटिंग, जे उसे इन चोरियों की तारीखें दिखाता है। और जैसे ही वह संख्याओं को जोड़ता है, कुछ अजीब होता है। वह पिछली चोर अगली चोरी 15/7/2004 की थी। उन तारीखों को महीने और साल के साथ जोड़ने पर 28 बनता है। फिर वह 28/9/2005 का प्लान बनाता है। तो चोर अपनी तारीखों के अंकों को जोड़ने पर आधारित एक यूनिक पैटर्न का इस्तेमाल करता है, और वह जोड़ उस तारीख से मेल खाता है जिस दिन वह अगला प्लान बनाएगा। वह बताता है कि आर्यन अगली चोरी की तारीख चुनने के लिए तारीख के अंकों के जोड़ का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह वह एक कदम आगे है, तारीख को अपने सीक्रेट कोड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जय को कुछ और भी हैरान करने वाली बात पता चलती है। आर्यन क्राइम सीन पर सिर्फ लेटर नहीं छोड़ता। जब आप वर्ल्ड मैप पर सभी शहरों, लंदन, इस्तांबुल, पेरिस को जोड़ते हैं तो वे असल में लेटर का आकार बनाते हैं। आर्यन वर्ल्ड मैप पर अपना मार्क लगाना चाहता है। उस सिंबल की आखिरी लाइन को पूरा करने के लिए सिर्फ एक आखिरी जगह बची है, मुंबई, क्योंकि जय को अगली रॉबरी की तारीख और जगह का पता चल गया है। इसलिए उसे पक्का शक है कि आर्यन पहले से ही मुंबई में है। उसी समय आर्यन शहर में पहुंचता है, अपने यूनिक, स्टाइलिश तरीके से। बिना एक पल बर्बाद किए वह अपने अगले बड़े कदम की प्लानिंग शुरू कर देता है। वह हाईटेक रोबोटिक गैजेट बनाता है
और अपने प्लान की हर डिटेल को एकदम सही तरीके से स्केच करता है। मुंबई में पहले से ही जय को शहर और समय तो पता है, लेकिन सही टारगेट नहीं। तो वह एक स्मार्ट तरीका अपनाता है। शहर में हर उस जगह पर सिक्योरिटी लगा देता है जहां कीमती एंटीक चीजें और खजाने हैं। इस बीच आर्यन एक सुरक्षित बिल्डिंग के नीचे पानी के नीचे बनी सुरंगों से तैरता है। वह बिना देखे अंदर घुस जाता है और कुछ अजीब करता है। वह अपने पूरे शरीर को पेंट कर लेता है ताकि वह आसपास के माहौल में घुल मिल जाए। एक म्यूजियम के अंदर जय एक कीमती हार के पास पहरा दे रहा है, जो कभी मशहूर बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज ने पहना था। म्यूजियम का एक स्टाफ आता है और आराम से कहता है, ये हार सच में बहुत सुंदर है ना? फिर वह कहता है, एक कहानी है। मुमताज ने एक बार बहस के दौरान यह हार शाहजहां पर फेंक दिया था। एक हीरा गिर गया और उसे दूसरे म्यूजियम में रख दिया गया। ये जानते हुए ये साफ था कि आर्यन पूरा हार नहीं चुराने वाला है, वह खोए हुए हीरे को ढूंढ रहा है। म्यूजियम में वापस आर्यन पहले से ही अपनी जगह पर है। वह सिर से पैर तक पेंट किया हुआ है, पूरी तरह से छिपा हुआ है और पूरी तरह से स्थिर खड़ा है, दूसरी मूर्तियों के बीच एक मूर्ति के रूप में। किसी को कुछ भी शक नहीं होता। बिना अपना शरीर हिलाए आर्यन अपनी उंगलियों के इशारों से अपने एक रोबोट को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। छोटी रोबोटिक कार चुपचाप फर्श पर रेंगती है, गार्ड के पैरों के बीच से गुजरती है। किसी को पता नहीं चलता। रोबोट जेट ब्लैक है और गहरे काले फर्श की टाइलों में मिल जाता है। रोबोट खंभे के बेस तक पहुंचता है जहां हीरा रखा है। एक हल्की सी आवाज के साथ ये खंभे के दोनों तरफ चिपक जाता है और अपने छोटे मैकेनिकल पहियों का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। फिर आर्यन एक और फंक्शन चालू करता है। डिवाइस से एक पतला रोबोटिक हाथ निकलता है। यह ऊपर पहुंचता है, हीरे को पकड़ता है और उसे वापस अंदर ले आता है। लेकिन आर्यन का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये पक्का करने के लिए कि किसी को पता न चले कि हीरा गायब है, वह दीवार पर एक छोटा सा डिवाइस लगा देता है। एक बटन दबाने पर डिवाइस एक लेजर से बना होलोग्राम दिखाता है, जिससे हीरे के अभी भी वही होने का एकदम सही भ्रम पैदा होता है। देखने वाले किसी को भी कुछ भी शक वाला नहीं लगता। जय अपनी कार में म्यूजियम की तरफ जा रहा है। गाड़ी चलाते हुए उसने तुरंत अपने असिस्टेंट अर्जुन को फोन किया। उसने चेतावनी दी, चोर आर्यन पहले से ही वहाँ हो सकता है। जब तक मैं न आ जाऊं, किसी को अंदर या बाहर मत आने देना। ठीक उसी समय एक बूढ़ा आदमी जो चौकीदार की ड्रेस में था, म्यूजियम के बाहर कूड़े का बैग ले जा रहा था। वह गलती से अर्जुन से टकरा गया। कार से ये जानकर जय फोन पर चिल्लाया, मैंने आज सभी सफाई कर्मचारियों की शिफ्ट कैंसिल कर दी है, वो हो सकता है, उसे रोको। अर्जुन ने तुरंत बूढ़े आदमी का रास्ता रोका और उसकी आईडी दिखाने को कहा। वह आदमी शांत कोई और नहीं बल्कि आर्यन था, जो भेष बदला हुआ था। बिना कुछ कहे आर्यन ने धीरे से अपने जूतों में छिपा एक डिवाइस एक्टिवेट कर दिया। इससे उसके पैरों के नीचे मैनहोल कवर में एक अजीब सा लिक्विड निकला। अभी भी शक होने पर अर्जुन ने आईडी कार्ड पर नजर डाली, लेकिन नाम पर ध्यान नहीं दिया। तुम कौन हो? नाम नहीं लिखा था। आर्यन ने शांति से जवाब दिया, पीछे देखो। जैसे ही अर्जुन ने कार्ड पलटा, वह चौंक गया। उस पर आर्यन का सिग्नेचर सिंबल था। इससे पहले कि वह अलर्ट हो पाता, लिक्विड अपना काम कर चुका था। मैनहोल का ढक्कन फट गया और आर्यन सीधे नीचे पानी के सिस्टम में गिर गया। कुछ सेकंड बाद आर्यन पास के एक और मैनहोल से उड़कर ऊपर आया। अब वह छिपा हुआ नहीं था। अपने जूतों में पहिए लगाकर वह शहर की सड़कों पर तेजी से निकला। कारों और भीड़ के बीच से एक प्रो स्केटर की तरह निकल गया। अर्जुन अपनी मोटर बाइक पर सवार हुआ और उसका पीछा किया। जय को फोन पर जानकारी देता रहा, लेकिन आर्यन ने अपनी काबिलियत दिखाना बंद नहीं किया। उसने अपने ग्लव्स में छिपी मैग्नेटिक ग्रुप एक्टिवेट कर ली। इससे वह गुजरती गाड़ियों को पकड़कर तेजी से ग्लाइड कर पा रहा था। उसकी हरकतें स्मूथ, सटीक और पकड़ में न आने वाली थीं। शहर के ऊपर
जय एक हेलीकॉप्टर में उड़ रहा था, हाथ में स्नाइपर राइफल निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन हमेशा एक कदम आगे रहता था। मैचिंग शर्ट पहने जॉगर्स का एक ग्रुप देखकर उसने जल्दी से उनकी तरह एक प्लेन टी शर्ट पहन ली और भीड़ में मिल गया। जय ने ऊपर से उसे ट्रैक करने की कोशिश की। अर्जुन ने सड़कों पर नजर डाली, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख सका। और फिर उस अफरातफरी के बीच आर्यन शांति से अर्जुन के ठीक बगल में जॉगिंग करने लगा, मन ही मन मुस्कुराता हुआ। बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं गया। चोर को पकड़ने के मिशन में फेल होने के बाद टीवी पर एक न्यूज फ्लैश आती है। चोर ने खुद टीवी स्टेशन पर फोन करके कहा, मैं जोहार कैसल से एक कीमती तलवार चुराने जा रहा हूँ। उसने पुलिस को भी चैलेंज किया और कहा, अगर पकड़ सको तो मुझे पकड़ लो। इस वजह से सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। वे कैसल में पूरी सिक्योरिटी लगा देते हैं। इस बीच आर्यन एयरपोर्ट पर है, पादरी का भेष बनाकर देश छोड़ने वाला है। उसी समय पास में एक परेशान लड़का शिकायत करता है कि उसे एक स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाना है, लेकिन उसे फ्लाइट टिकट नहीं मिल पा रहा है। आर्यन टीवी पर न्यूज देखता है, सोचने के लिए रुकता है और फिर एक फैसला करता है। वह लड़के को अपना टिकट देता है, कंपटीशन के लिए उसे गुड लक कहता है। आर्यन फ्लाइट में नहीं चढ़ता, इसके बजाय वह शहर लौट जाता है। जोहार कैसल में एक चोर अचानक ऊपर से कूदता है और सीधे डिस्प्ले पर रखी कीमती तलवार के सामने आ जाता है। उसी पल एक सिक्का फर्श पर लुढ़क कर चोर की तरफ आता है। जैसे ही चोर मुड़ता है, पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो है। आर्यन शांति से खाते हुए कहता है, उस तलवार को लेने के बारे में सोचना भी मत। उसके चारों ओर हरे रंग की लाइन वाले सेंसर लगे हैं। वह चोर को लेजर देखने के लिए एक खास चश्मा देता है। जब चोर उन्हें पहनता है तो लेजर बीम दिखने लगती हैं। हाथ में 2 सिक्के लिए आर्यन कहता है, हमेशा 2 सिक्के होते थे, एक असली और एक नकली। अब ये साफ हो जाता है कि आर्यन ने टीवी स्टेशन को खबर नहीं दी थी। असल में चोर ने ही ये खबर फैलाई थी। आर्यन एक सिक्का बीम में फेंकता है, जिससे अलार्म बजता है। सिक्योरिटी वाले दौड़ कर आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। तुरंत चोर तलवार पकड़ लेता है, हवा में उड़ जाता है और उसकी जगह मिस्टर डॉटे का निशान लगा देता है। यह देखकर आर्यन थोड़ा इम्प्रेस होता है। वह भी मौके से भाग जाता है। हालांकि चोर को पुलिस छत पर पकड़ लेती है। तभी आर्यन कूदकर चोर को बचा लेता है। वे दोनों महल के बेस पर उतरते हैं। वहाँ चोर अपना भेष बदल देती है और आर्यन उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह जाता है। वह अपना परिचय हमारी कहानी की हीरोइन सुन्नेरी के रूप में देती है। मैं तुम्हारे चोरी करने के स्टाइल की फैन हूँ, वह कहती है, इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया, तुमसे मिलने के लिए। मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ। उसकी हिम्मत से इम्प्रेस होने के बावजूद आर्यन जवाब देता है, मैं हमेशा अकेले काम करता हूँ, मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए। और क्योंकि तुमने मेरे नाम की ये तलवार चुराई है, इसलिए ये मेरी है। इसके साथ ही आर्यन गायब हो जाता है, भले ही उसने उसे पीछे छोड़ दिया हो। आर्यन उसके स्टाइल से इम्प्रेस रहता है। वह चुपके से सुन्नेरी का पीछा करता है और उसकी एक्टिविटीज देखता है। एक दिन वह उससे बास्केटबॉल कोर्ट पर भेष बदलकर मिलता है। अगर तुम मेरी पार्टनर बनना चाहती हो, वह कहता है, तो तुम्हें मेरी परछाई बनना होगा। तुम्हें मुझ पर 100% भरोसा करना होगा। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है तो यह देश छोड़ने के लिए तैयार रहो। फिर वह सुन्नेरी को कंफ्यूज छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये सब समझदार ऑफिसर जय के प्लान का हिस्सा है। आर्यन को तभी अरेस्ट किया जा सकता है जब वह कुछ चुराता है और फिर वह भूत की तरह गायब हो जाता है। इसलिए जय सुन्नेरी को चारा बनाकर भेजता है। उम्मीद करता है कि वह आर्यन का भरोसा जीत लेगी और उसे पकड़ने में मदद करेगी। सुन्नेरी खुद एक चोर है और अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ करने के लिए उसने जय का मिशन मान लिया है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक समय ऑफिसर जय सुन्नेरी से एक थिएटर में मिलता है। वह उसे पेरिस के बारे में बताती है।
कोई उसके पास बैठा है, एक मासूम अजनबी के भेष में। यह आर्यन है। वह आराम से उसे पेरिस का टिकट थमा देता है। सुन्नेरी कंफ्यूज हो जाती है। वह पुलिस वाले और चोर के बीच फंस जाती है। बाद में जय उसे चेतावनी देता है, उसकी मदद करके हमें धोखा मत देना। परेशान होकर सुन्नेरी जवाब देती है, आर्यन मुझ पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन तुम नहीं करती। पेरिस में आर्यन और सुन्नेरी एक शानदार डिनर डेट पर जाते हैं। वहाँ आर्यन आखिरकार अपनी अगली चोरी का खुलासा करता है। हम पेरिस म्यूजियम से पुराने सिक्के चुराने जा रहे हैं। डिनर के दौरान भी आर्यन भेष में ही रहता है। जाने से पहले वह कहता है, ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। ठीक 6 AM बजे अगली सुबह सुन्नेरी एक पहाड़ी चट्टान पर इंतजार करती है। आर्यन आता है, इस बार बिना किसी भेष के। वह कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश और इंटेलिजेंट दिखता है। सुन्नेरी हैरान रह जाती है। वह उससे बस एक सवाल पूछता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? सुन्नेरी वह जवाब देती है, हाँ। तो चट्टान से कूद जाओ, वह कहता है। वह पहले तो चौंक जाती है, लेकिन उस पर पूरा भरोसा करके वह कूद जाती है। आर्यन उसके ठीक पीछे कूदता है, हवा में एक क्लिप लटका देता है। वह उसका भरोसा टेस्ट कर रहा था और अब उसने वह कमाया है। बाद में अपनी चोरी से पहले वे म्यूजियम जाते हैं और कीमती सिक्के देखते हैं। सुन्नेरी पूछती है, तुम ये खास सिक्के क्यों चुराना चाहते हो? आर्यन कहता है, ये कीमती हैं। एक सिक्के की कीमत $1 मिलियन है। ये जानकर सुन्नेरी हैरान रह जाती है। उसके बाद वह ऑफिसर जय को सब कुछ बताती है। उस समय आर्यन, जो भीड़ में एक डांसर के भेष में था, उसे ऑफिसर जय से बात करते हुए देखता है। यह देखकर आर्यन का दिल टूट जाता है। वह अपनी जगह पर लौटता है और बंदूक लेकर उसका इंतजार करता है। वह आती है। आर्यन बताता है कि उसे सच पता है और वह उसके धोखे की वजह से दिल टूटा हुआ है, और इसलिए भी क्योंकि वह उससे प्यार करता था। वह बंदूक में एक गोली डालता है और उसे देता है और कहता है कि उसे गोली मार दे, लेकिन गोली नहीं चलती। फिर वह बंदूक उसकी तरफ तानता है और गोली चलाता है। फिर से गोली नहीं चलती। वह यही दोहराता है। यह देखकर वह रोने लगती है। यह आखिरी राउंड है और अब सुन्नेरी की बारी है, लेकिन उसे गोली मारने के बजाय वह बंदूक खुद की तरफ तानती है और खुद को गोली मार लेती है, क्योंकि अनजाने में वह उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन आखिरी राउंड में भी बंदूक नहीं चलती, क्योंकि आर्यन ने सिर्फ गोली डालने का नाटक किया था। सुन्नेरी वह सब कुछ कबूल कर लेती है। सच जानने के बाद आर्यन कहता है, मैंने तुम्हें बंदूक इसलिए दी क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। सिर्फ तुम्हारे पास ही मुझे मारने का मौका था, लेकिन तुमने नहीं किया। अब मुझे तुम पर भरोसा है। वे अपना प्यार बांटते हैं और एक बार फिर वे अपनी चोरी की योजना बनाते हैं। ऑफिसर जय म्यूजियम में कॉन्फिडेंस से इंतजार करता है। उसे लगता है कि सुन्नेरी आर्यन को पकड़ने में उसकी मदद करेगी, लेकिन आर्यन और सुन्नेरी पहले से ही स्नो वाइट के ड्वार्फ्स के भेष में अंदर हैं। उसी समय स्कूल के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप म्यूजियम आता है। इस बीच आर्यन स्टूडेंट्स की भीड़ में नुकसान न पहुंचाने वाले कीड़ों जैसे रोबोट छोड़ देता है। यह देखकर बच्चे घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं। इस अफरातफरी में आर्यन सिक्के चुरा लेता है। जय को जल्द ही पता चलता है कि सिक्के गायब हैं। ऑफिसर जय म्यूजियम को सील करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि स्कूल के स्टूडेंट्स को छोड़कर किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आर्यन, जो हमेशा होशियार चोर रहता है, अपना सिंबल मिस्टर पीछे छोड़ देता है। वह स्कूल के बच्चों का भेष बदल लेता है और वे भाग जाते हैं। उसके बाद ऑफिसर जय को कुछ अजीब लगता है। स्नो वाइट के साथ 7 ड्वार्फ्स होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 5 हैं। ये देखकर जय को पता चलता है कि सुन्नेरी ने उसे धोखा दिया है और आर्यन के साथ भाग गई है, और पीछा शुरू होता है। आर्यन सुन्नेरी को पहले से तय जगह पर छोड़ देता है, जहां एक और बाइक पहले से इंतजार कर रही है। वे अलग हो जाते हैं।
जय आर्यन का पीछा करता है। एवरेस्ट स्मार्ट आर्यन बाइक से कूदता है और अपने पैराशूट का इस्तेमाल करके एक पहाड़ी चट्टान पर उतरता है, लेकिन जय भी कूद जाता है और वे एक पहाड़ी चट्टान पर लड़ते हैं। बदकिस्मती से सुन्नेरी को पुलिस पकड़ लेती है और वे उसे चट्टान पर ले आते हैं। जय आर्यन पर अपनी बंदूक तानता है और कहता है, सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आर्यन प्यार भरी आंखों से कहता है, पहले की तरह सिर्फ तुम्हारे पास ही मुझे मारने का ऑप्शन है। ये सुनकर सुन्नेरी उसे गोली मार देता है। आर्यन चट्टान से गिरकर झरने में गिर जाता है। यह देखकर ऑफिसर जय परेशान हो जाता है और सुन्नेरी पर चिल्लाता है, तुम इस गिल्ट के साथ जियोगी कि तुमने किसी को मारा है। वह कहता है और चला जाता है। 6 महीने बाद उन्हें एक आइलैंड पर एक बीच दिखा। सुन्नेरी का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। वह कस्टमर्स को सर्व कर रही है, लेकिन हैरानी की बात है आर्यन वह मरा नहीं है। एक बार फिर उन्होंने नकली गोलियों का इस्तेमाल करके पुलिस को धोखा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से ऑफिसर जय उन्हें ढूंढ लेता है और रेस्टोरेंट में आता है। वह कहता है, मैं पिछले 6 महीनों से तुम्हें चुपके से देख रहा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं चुराया। आर्यन जवाब देता है, मैं बस सुन्नेरी से प्यार करता हूँ। हमारे प्यार और शांतिपूर्ण जीवन के लिए हमने कुछ नहीं चुराया है। वह एक घड़ी देता है और कहता है, इसमें हमारी पिछली चोरियों की सारी डिटेल्स हैं। उन्हें अरेस्ट करने के बजाय ऑफिसर जय हैरानी की बात है कि उन्हें शांति से रहने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वे सच में बदल गए हैं। एक पल के लिए आर्यन और सुन्नेरी जय के फैसले से हैरान रह जाते हैं। वे अपनी रोमांटिक शांतिपूर्ण जिंदगी साथ में जारी रखते हैं और कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप सभी को मजा आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।